केरल के इडुक्की में हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 48। एनडीआरएफ और फायर सर्विस समेत कई बचाव टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी। पीड़ितों में ज्यादातर चाय बागान के कर्मचारी शामिल। कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत की उल्लेखनीय सफलता। स्वस्थ होने वालों की संख्या 15 लाख के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 80% से अधिक मामलों के साथ संक्रमण अब भी 10 राज्यों में ही केंद्रित। और बेरूत में हुए विनाशकारी विस्फोट के बाद लेबनान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। 2 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने लेबनान की सहायता का लिया संकल्प। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। सबसे पहले खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान निकोबार में 2300 किलोमीटर लंबे अंडर सी केबल लिंक का उद्घाटन किया। लेकिन उससे पहले एक फिल्म दिखाई गई जिसमें इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी थी और प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए खुशी जताई कि कोरोना के संकट काल में भी समुद्र के अंदर समय से पहले केबल बिछा दिया गया है। इस अंडर सी केबल लिंक के जरिए अधिकतम 400 जीबीपीएस की इंटरनेट स्पीड मिलेगी। ये सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप से भी जोड़ेगा। समंदर के भीतर करीब 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाने का ये काम समय से पहले पूरा करना ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। मुझे खुशी है कि सारी रुकावटों को किनारे करके इस काम को पूरा किया गया। यहां तक कि कोरोना जैसी आपदा, जिसके कारण एक प्रकार से बहुत सी चीजें प्रभावित हुई, बहुत सी चीजें ठप कर हो गई, वो भी इस काम को पूरा होने से रोक नहीं पाई। और बेहतर नेट कनेक्टिविटी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सबसे पहली प्राथमिकता बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंडमान निकोबार को बाकी देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग के प्रति उनके सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। अंडमान निकोबार को बाकी देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अब अंडमान निकोबार के लोगों को भी मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट की वही सस्ती और अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी जिसके लिए आज पूरी दुनिया में भारत अग्रणी है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि देश अब एक नदी जलमार्गों का नेटवर्क तैयार कर रहा है जिससे एक बड़े भूभाग को जोड़ा जा सकेगा। आज जब भारत आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन के एक अहम प्लेयर के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटा है, तब हमारे वाटरवेज और हमारे पोर्ट्स के नेटवर्क को सशक्त करना बहुत जरूरी है। आज हम नदी जलमार्गों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जो समुद्र के बड़े पोर्ट्स को देश के लैंडलॉक राज्यों से कनेक्ट कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई दिल्ली में आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा आवासीय परिसर का शिलान्यास किया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में उन्होंने देश में सभी को आवास उपलब्ध कराए जाने के सरकार के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों की आवासीय परिसर को लेकर लंबे समय से मांग चली आ रही थी। 2 चरणों में होने वाले इस आवासीय परिसर में टाइप 3, 4 और 5 तरीके के घर बनाए जाएंगे। पहले चरण की शुरुआत इस शिलान्यास के माध्यम से हो गई है। We have decided to build 60 housing units, including 32 type 3 and 28 type 4 houses for a land parcel of 4,024 square meters at an estimated cost of about 46 crores. The purpose was to provide housing for the employees of the Rajya Sabha secretary. अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार से पूछा है कि उसने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। अदालत ने केरोसिन से चलने वाले वाहनों को रोकने और जब्त करने के लिए नियम और कानून बनाने का भी निर्देश दिया और कहा कि ऐसी गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल सकती, लिहाजा उन्हें जब्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण समेत दिल्ली सरकार से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। साथ ही अदालत ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार से पंचायत स्तर पर पराली जलाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी रिपोर्ट मांगी है। कोरोना के कारण विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं कराए जाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान यूजीसी ने दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार की ओर से परीक्षा रद्द करने के फैसले का विरोध किया। यूजीसी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि परीक्षा हो या नहीं, ये निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ यूजीसी का है। फिलहाल उन्होंने दिल्ली और महाराष्ट्र के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस है और उससे पहले आज पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाथियों के संरक्षण के बेहतरीन तौर तरीकों के बारे में एक दस्तावेज का विमोचन किया। साथ ही मनुष्यों और हाथियों के बीच संघर्ष की स्थिति को लेकर एक पोर्टल भी लॉन्च किया। पर्यावरण मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट टालने के उपाय किए जा रहे हैं। सेंसर से हाथियों के मूवमेंट का पता किया जा रहा है। विश्व हाथी दिवस का आयोजन इन जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल किया जाता है। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की घटती संख्या की ओर ध्यान खींचने के लिए 2012 से ये दिवस मनाया जा रहा है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट न हो उसके सीधे सीधे उपाय भी होते हैं कि अगर सिग्नलिंग करेंगे कि सेंसर से हाथी की मूवमेंट का पता करके अगर रोड पर वो जो रेलवे के सिग्नल जैसे मैंड गेट पर पड़ते हैं वैसे सिग्नल पड़ेंगे तो बीच में से हाथी जाएंगे, बाकी यातायात रुकेगी। और वो हमने शुरू किया और सफल रहा। और वहीं केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि हाथियों के साथ निर्दयता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इस दिशा में सरकार काम कर रही है। There are a lot of human-animal conflicts that happen in the country, and most of the times the elephants, the death of elephants or cruelty against animals, which is definitely an illegal act. A number of human beings, I would say that, what is the ratio, Soumitra ji? I think for one elephant that we that gets gets hurt or fatally injured in a animal-human conflict, there are 500 human beings who lose their life. And therefore it is very, very important for us to understand. तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस है और आज 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस है। जंगल के राजा कहे जाने वाले शेरों की लगातार संख्याओं में हो रही कमी को रोकने के मद्देनजर हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। किसी के व्यक्तित्व की पहचान को आकर्षक तरीके से सामने रखने में शेरों का उपयोग होता रहा है।
जैसे शेर जैसा दिल या फिर शेर की दहाड़ को किसी न किसी रूप में जोड़कर देखना। सिनेमा में तो इसके रूप को खूबसूरती से सामने रखकर कई किरदारों ने करियर में नई ऊंचाइयां हासिल की, लेकिन दूसरों के लिए मिसाल जंगल के राजा का साम्राज्य अब केवल अफ्रीका और भारत के कुछ भागों तक ही सिमट के रह गया है। हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, जहां विश्व भर के पर्यावरणविद लगातार कम हो रही शेरों की जनसंख्या की ओर दुनिया का ध्यान खींचते हैं। एशियाई शेरों को एक बार मेसोपोटामिया, अरब, फारस और भारतीय उपमहाद्वीप को कवर करते हुए एशिया में व्यापक रूप से वितरित किया गया था, जहां ये 18वीं शताब्दी के अंत तक काफी संख्या में थी। जूनागढ़ के तत्कालीन शासक द्वारा समय पर लिए गए सुरक्षा उपायों ने शेरों की आबादी को शिकार होने से बचाया। यही वजह रही है कि गुजरात में शेरों की आबादी विलुप्त होने के कगार से बच गई। लेकिन वन्य जीव संरक्षणवादियों के पास खुश होने के कुछ कारण हैं। दरअसल भारत में गुजरात के गिर जंगलों में एशियाई शेरों की जनसंख्या में 29% की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 5 वर्षों में उनकी जनसंख्या, जो कि 2015 में 523 थी, से बढ़कर 2020 में 674 हो गई है। देश भर के 31 चिड़ियाघरों में कुल 208 एशियाई शेर रखे गए हैं, जो कि लोगों के लिए और उसमें भी बच्चों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। वैसे लोगों को अपनी ओर खींचने के साथ साथ ये लोगों को संरक्षण के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। एशियाई शेरों की आबादी का अनुमान 5 साल के अंतराल पर किया जाता है। आज एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में मौजूद है और 53 तालुकों का निर्माण करते हैं, जो लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल विस्तार को कवर करता है, जिसे एशियाई शेर लैंडस्केप के रूप में जाना जाता है। सरकार ने इस प्रमुख प्रजाति के संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी है और इसके लिए समर्पित शेर संरक्षण परियोजना शुरू की है, जिसमें निवास सुधार, रोग नियंत्रण और सुरक्षा तंत्र को प्राथमिकता दी गई है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीटी न्यूज, दिल्ली। रुख करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत करेंगे। इससे पहले कल रक्षा मंत्री ने डिजिटल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जाएगा, जो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2017 में चंपारण की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर नया भारत बनाने की घोषणा की थी और अब प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब हम नए भारत की नींव रखेंगे तब वो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण होगा। इससे पहले कल रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा किया कि रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से 101 सामानों के आयात पर रोक लगाई जाएगी और उनका निर्माण भारत में ही शुरू किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व डेंगू दिवस पर ट्वीट कर लोगों से डेंगू के प्रति जागरूक होने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज एंटी डेंगू डे है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में डेंगू के प्रति जागरूकता पैदा करना है। कोरोना को देखते हुए बरसात के मौसम में हमें विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सबसे आसान उपाय है कि अपने आसपास पानी जमा ना होने दें और मच्छरों से सुरक्षा के सभी उपाय अपनाएं। और बात कोविड-19 से जुड़ी खबरों की। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ जंग में भारत ने एक उल्लेखनीय मकाम हासिल किया है। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 15 लाख की ऐतिहासिक ऊंचाई को पार कर गई है। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ आक्रामक तरीके से की जा रही टेस्टिंग, ट्रैकिंग और उसके बाद ट्रीटमेंट की बदौलत ये आंकड़ा पार करने में सफलता मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक और ट्वीट में बताया कि बेहतर एम्बुलेंस सेवाओं, देखभाल के मानक पर ध्यान केंद्रित करने और नॉन इन्वेजिव ऑक्सीजन के उपयोग ने वांछित परिणाम दिए हैं। मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण अब भी 10 राज्यों में ही केंद्रित हैं, जो नए मामलों में 80% से भी अधिक का योगदान दे रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कोरोना के खिलाफ भारत की जंग का ताज़ा आंकड़ा पेश किया है, जिसके अनुसार देश को दिन पर दिन कामयाबी मिलती जा रही है। मृत्यु दर और ज्यादा गिरकर 2% पर पहुंच गई है।
इस बीच देश में मरीजों के ठीक होने की दर भी तेजी से बढ़ रही है। रिकवरी रेट भी बढ़कर आज 69% से भी ऊपर हो गई है। 69.33% के साथ अब तक 15,35,000 से भी अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जो संक्रमित मामलों 6,34,945 की तुलना में 2 गुनी से भी ज्यादा है। और अनलॉक 3 में केंद्र सरकार की ओर से जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसी तर्ज पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी आज से जिम खुल गए हैं। इस दौरान लोग जिम में व्यायाम करने के लिए पहुंचे। तो वहीं एशियाई पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता आरती भी व्यायाम करती हुई नजर आई, जिसमें आने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ ही जिम में शारीरिक दूरी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जिम में प्रवेश करने पर एहतियात के तौर पर थर्मल स्कैनिंग पर तापमान की जांच की जा रही है। इस दौरान सफाई के साथ ही सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन के बाद से जिम पूर्ण रूप से बंद पड़े हुए थे, लेकिन सरकार ने अब इन्हें खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लिए सरकार ने कुछ दिशा निर्देश और नियम निर्धारित किए हैं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई की टीम ने इस केस से जुड़े सभी कागजात बिहार पुलिस से हासिल कर लिए हैं। इसके साथ ही सीबीआई ने मुंबई में बिहार पुलिस के लोगों से केस को लेकर बात भी की है और अब सीबीआई ईडी के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। इसके अलावा आज एक बार फिर से मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय की टीम रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और भाई से पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी इन सभी से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन ईडी को अभी इन सभी से कुछ और भी सवालों के जवाब चाहिए। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेलंगाना के 9 जिला कार्यालयों का भूमि पूजन का शुभारंभ किया। भाजपा अध्यक्ष ने दिल्ली कार्यालय से बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा के कई नेता उपस्थित थे। बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के विकास में कार्यालयों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए सभी जिलों में एक सुसज्जित कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। हम हर एक प्रदेश कार्यालय में एक अच्छा सुसज्जित मॉडर्न कार्यालय बनाएंगे जो नई व्यवस्थाओं के साथ सुसज्जित होगा, और हर जिले में एक अच्छा कार्यालय बनाएंगे जिसके कारण हमारे कार्यकर्ता काम कर सके। और अब बात बारिश और बाढ़ से तबाही की। भारी बारिश और बाढ़ के कारण केरल के इडुक्की जिले में राजमला इलाके में हुए भूस्खलन में मारे जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मृतकों की संख्या 48 हो गई है। कल 17 और लोगों के शव पाए जाने के बाद मौत का ये आंकड़ा बढ़ गया है। शुक्रवार को ये घटना हुई थी, जिसके बाद से लगातार राहत कार्य जारी हैं। इस दौरान कई लोगों को बचाया भी गया है। एनडीआरएफ की टीम लगातार इस काम में जुटी हुई है। उनके साथ राज्य का वन विभाग, पुलिस अधिकारी, अग्निशमन और बचाव सेवा के कर्मचारी, राजस्व अधिकारी और स्थानीय लोग खोज अभियान में शामिल हैं। कुछ बड़ी खबरें दुनिया भर की। लेबनान की राजधानी बेरूत में विनाशकारी विस्फोट पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद रविवार को नागरिकों ने सड़कों को साफ करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने विस्फोट के लिए सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। मंगलवार को हुए विस्फोट में 150 से भी अधिक लोग मारे गए और बेरूत शहर में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इस बीच लेबनान की सूचना मंत्री मनाल अब्देल समद ने विस्फोट और सरकार की सुधारों की विफलता का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने लेबनान को मदद और विस्फोटक पर कार्रवाई की मांग की है। विनाशकारी विस्फोट के बाद सड़कों पर उतरे लोगों ने भी न्याय की मांग शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया है। रविवार को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया के साथ स्वच्छता केंद्र का दौरा कर उसके महत्व और स्वच्छ भारत अभियान की सफल यात्रा की जानकारी दी। राजघाट का यह राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र महात्मा गांधी को समर्पित है। केंद्र के सभागार में 5 साल के स्वच्छ भारत अभियान की यात्रा है, जिसे भावी पीढ़ियों को रूबरू कराने के लिए तैयार किया गया है। केंद्र के बाहरी दीवारों से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2014 के स्वच्छ भारत अभियान के सफर से लेकर जन आंदोलन बनने की यात्रा को भित्ति चित्र के रूप में उकेरी गई है। साथ ही यहाँ महात्मा गांधी के सपने
पीएम मोदी के आह्वान और उसे मूर्त रूप देते स्वच्छता दूत की तस्वीरें और रानी मिस्त्री को भी स्थान मिला है। साल 2014 तक दुनिया में खुले में शौच कर रहा हर दूसरा व्यक्ति भारतीय था। 60% आबादी शौचालय जैसी सुविधाओं से महरूम थी। महिलाएं खुले में खेतों में जाने को अभिशप्त थी। लेकिन पीएम मोदी के आह्वान के बाद गांव की महिलाओं ने, स्कूली बच्चों ने, स्वच्छता प्रहरी, रानी मिस्त्री, महिला प्रधान और 6 लाख स्वच्छाग्रहियों ने देश की तस्वीर बदल दी, जिसकी वानगी है देश के 6 लाख गांव, 706 जिले, 10 करोड़ 62 लाख घरों में शौचालय का निर्माण। इस पूरी यात्रा को स्वच्छता केंद्र के 3D थिएटर में दिखाया गया है। स्वच्छता केंद्र के हॉल में इस अभियान की पूरी यात्रा है, जिसने देश के लाखों गरीब बच्चों को बीमारियों से बचने के उपाय दिए गए हैं। लाखों बेटियों, महिलाओं और वंचितों को आत्मगौरव का एहसास हुआ है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में होने वाले विकास कार्यों में तेजी आई है। सभी जिलों में मनरेगा के तहत तेजी से विकास कराया जा रहा है। ग्रामीण इलाके के लोगों को भी रोजगार की तलाश में अब बाहर नहीं जाना पड़ता और उन्हें अपने घर के पास ही काम मिल रहा है। कश्मीर में तंगमर्ग के गांवों में मनरेगा के तहत पूरे जोर शोर से काम चल रहा है। गांवों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नालियां बनाई जा रही हैं। यूं तो मनरेगा के तहत ऐसे काम पूरे राज्य में हो रहे हैं, लेकिन तंगमर्ग के वायलू ब्लॉक में चल रहे इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहां पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। कश्मीर में ऐसा पहली बार हो रहा है कि महिलाएं भी मनरेगा के काम में पुरुषों के बराबर खड़ी हैं। जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं नरेगा के लिए कि हमें भी रोज़गार मिलता है। इससे हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इसके लिए, क्योंकि हमें जो यहाँ पर काम मिलता है, हमारे घरों में भी मर्द है, वो भी दूसरी जगह पर काम करते हैं और हम भी काम करते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर रोज़गार मिलता है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं इनके लिए। कोरोना और लॉकडाउन के चलते जम्मू कश्मीर में भी गरीब लोगों की जिंदगी पर, काम धंधों पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में मनरेगा लोगों के लिए उम्मीद बना है और कश्मीर के पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी इस अवसर का लाभ उठा रही हैं और इस तरह परिवार की जिम्मेदारी भी उठा रही हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें यहाँ मनरेगा के जरिए काम मिल रहा है। इससे हमारी काफी दिक्कतें दूर हुई हैं। लॉकडाउन की वजह से काफी परेशानी हुई, काम धंधा नहीं था, लेकिन हम बीडीओ साहब के शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमें मनरेगा में काम दिया। यूं तो जम्मू कश्मीर के सभी 22 जिलों के 320 ब्लॉक्स में मनरेगा का काम चल रहा है, जो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया बना हुआ है। लेकिन कश्मीर के तंगमर्ग में मनरेगा महिला सशक्तिकरण की भी मिसाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तेजी से विकास और बदलते हालात, और इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अनुमति दीजिए, नमस्कार।